हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, प्रथम चयन सूची संभावित कटाव। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया प्रथम चयन सूची जब जारी की जा चुकी है तो वापस से आप प्रथम चयन सूची के लिए कटाव क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह ये है कि किसी को भी नहीं पता है। देखिए, ऑलरेडी भर्ती पर स्टिल लग चुका है, ठीक है। और जितने भी अभ्यर्थी प्रथम चयन सूची में चयनित है पहले से, सभी लोग परेशान है कि क्या फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ज़्यादा संभावना दोस्तों यही है कि कुछ भी फिर से नहीं बनेगा। जो चीज़ें पहले से हैं बिल्कुल ऐसे ही यूजुअल रहेंगी। अब आपके सेकंड लिस्ट आने की बारी है, तो मुझे यहाँ पर सेकंड लिस्ट सेफ गुणांक बताना चाहिए था। तो वास्तव में दोस्तों मैं सेकंड लिस्ट के लिए ही सेफ गुणांक की एनालिसिस कर रहा था, लेकिन जब आप लोगों के मैंने कमेंट देखे, क्वेरी देखी, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है, ठीक है, अगर सभी जो मेरिट है अगर कुछ चेंज होता है, क्योंकि देखिए कॉमन अंक वाली वो मुद्दा है और उसमें जितने भी टोटल 142 प्रश्न हैं सभी के सभी रिव्यू किए जाएंगे। अब जो 2019 में एग्ज़ाम के बाद संशोधित आंसर की आई थी, उस समय जितने भी प्रश्नों पर आपत्तियां ली गई थी, उतने ही प्रश्नों पर वापस से आपत्तियां जो भी होंगी उन पे वापस से यूजीसी के द्वारा गठित जांच कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट को पीएनपी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद पीएनपी उन रिव्यू पर क्या करती है, प्रश्नों को डिलीट करती है या फिर उनके कॉमन अंक सभी को देती है। जो भी चीज़ें होगा फिर उसका एक विस्तृत रिटर्न में सबमिशन काउंटर एफिडेविट के माध्यम से हाई कोर्ट में अधिवक्ता जी की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 12 जुलाई तक होनी है दोस्तों मैं फिर से आप सभी से क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रथम चयन सूची अब दोबारा से फिर से बनने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन जैसा कि आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, इसलिए मैं प्रथम चयन सूची के लिए यहाँ पर सेफ गुणांक आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं विशेष करके सेकंड लिस्ट के लिए ही सेफ गुणांक लेकर के आया हूँ। प्रथम लिस्ट वाले जो सेफ गुणांक है, एनालिसिस पहले की काफ़ी डिटेल में मैंने कर रखी थी और वापस से कुछ आप लोगों के कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा आपके कमेंट मिल चुके हैं। आप लोग भी कमेंट में जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने अपने गुणांक शेयर किए हुए हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर ही मैं सटीक जानकारी दे पाता हूँ। पहली लिस्ट भी जब जारी हुई थी, सेफ गुणांक मैंने बताया था, तो आप लोगों के डेटा के आधार पर ही मैं काफ़ी सटीक जानकारी दे पाया था और काफ़ी जो सेफ गुणांक देखने को मिले हैं आप सभी को, बिल्कुल उसके नज़दीक तक मैं पहुँच पाया था। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। ओवरलैपिंग और एमआरसी, इस मुद्दे पर समझ लीजिए कि बात क्या की जाए। आप खुद भी इस चीज़ में आप सभी लोग फंसे हुए हैं कि एमआरसी हुआ है कि ओवरलैपिंग हुआ है कि एमआरसी कम ओवरलैपिंग हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर मैं कुछ भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बस इतना ही डर लगता है कि कहीं जो आरक्षित वर्ग की भाई बहन है या फिर अनारक्षित वर्ग की भाई बहन है, तो आप लोग बिल्कुल ये ना समझा करिए कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ या फिर किसी पर्टिकुलर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आप सभी के लिए चाहता हूँ आप सभी के साथ अच्छा हो, आप सभी का चयन हो, ठीक है। मैं तो ये भी लगातार कोशिश कर रहा था दोस्तों कि जो 68,500 की 22,000 रिक्त सीटें हैं, एसटी की सीटें, सभी की सभी ऐड हो जाएं। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैंने लगातार इस आवाज़ को उठाया और आप सभी से मैं लगातार कह रहा था कि आप लोग मिल करके ट्विटर के माध्यम से, कैसे भी करके आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, आप लोग भी इस आवाज़ को उठाइए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, कुछ न कुछ तो हुआ था उसमें ज़रूर, लेकिन फिर बाद में आपने देखा कि 68,500 को एनओसी ही नहीं दी जाएगी, ये चीज़ क्लियर कर दिया गया। जब 68,500 को एनओसी यहाँ पर नहीं मिल रही है तो कम से कम अब जो चीज़ें हैं दोस्तों ना, जो वैकेंसी ऐड करने की है, रिक्त सीटें ऐड करने की हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी विराम लग चुका है। और शिक्षा मंत्री जी ने साफ भी कर दिया कि वो सीटें यहाँ पर ऐड नहीं होंगी। उनकी साफ साफ मंशा ये है कि एक नई भर्ती निकाली जाए। तो नई भर्ती उस 22 सीटों को लेकर के प्लस कुछ सीटें और ऐड करके हो सकता है कि एक नई भर्ती आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, इसी साल नवंबर दिसंबर तक। तो उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी कोर्स स्टार्टेड है, वो बात की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रथम चयन सूची है, इसमें दो तरह की संभावना बनेगी। पहली संभावना दोस्तों ये बनेगी कि या तो फैसले का निस्तारण हो जाए, ऑर्डर जो डबल बेंच से आए, कुछ सुनवाई होने के पश्चात या तो फैसले का निस्तारण ही हो जाए। तो इसकी संभावना तो बन रही है ज़्यादा, लेकिन इसमें कितना वक्त लग सकता है ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि जो रिव्यू मिले यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, उन पे पीएनपी के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और या तो सभी को कॉमन अंक दे दी जाए या फिर प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए।
ठीक है। तो दो ऑप्शन बचते हैं। जो पहला ऑप्शन है कि फैसले की निस्तारण में होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, या फिर सरकार की कोशिश लगातार जारी हो, 2-3 महीने में भी हो सकता है, ठीक है। इनकी अपील के माध्यम से हो सकता है इनके प्रेयर को जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो जो प्रथम चयन सूची आपकी जारी हो चुकी है उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल आपकी एज इट इज़ उसी तरह से रहेंगी। लेकिन अगर कुछ परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से आपकी मेरिट प्रभावित होगी। सभी लोगों के लिए सेफ गुणांक फिर थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। कैसे दोस्तों, कि जो नए अभ्यर्थी पास होकर के आएंगे, अगर प्रश्न डिलीट भी होते हैं, मान लीजिए प्रश्नों को डिलीट किया गया और जो याचिका करता है उन्हें कुछ अगर अंतरिम राहत दे दी जाती है, अब वो पास होकर के उस अवस्था में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब कॉमन अंक दिए जाएंगे उस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ नए अभ्यर्थी और आ जाएंगे पास होकर के। उनमें जो शिक्षा मित्र होंगे भाई बहन, वो लोग यूआर की सीट पे फाइट करेंगे क्योंकि वारांग मिलने की वजह से उनके गुणांक अच्छे होंगे। फिर और भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उसमें विशेष करके जो स्पेशल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और जो है एक कैटेगरी आपके एसटी की। तो इन 3 कैटेगरी के लिए जो भी भाई बहन वहाँ से पास होकर के आते हैं तो ये पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि सभी को चयन मिल जाएगा अपने अपने कैटेगरी में, उनसे और किसी कैटेगरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी पास होकर के आ जाते हैं तो फिर अलग बात है, फिर उन कैटेगरी के लिए भी हो सकता है कि गुणांक चेंज हो जाए, वहाँ पर भी हो सकता है मेरिट ज़्यादा चली जाए। दोस्तों देखिए, अगर ओवरलैपिंग अगर रूल सही से फॉलो नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है। और जो बात रही दोस्तों अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कि लो गुणांक पे उनके चयन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि जिन जनपदों की मेरिट कम गई थी या फिर जो एमआरसी की रेंज होती है दोस्तों ना, लो और हाई एमआरसी के बीच में, तो लो एमआरसी से कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पे गुणांक कम देखने को मिलते हैं और हाई एमआरसी से कंपेयर करने पे गुणांक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से, ठीक है दोस्तों। तो जो भी चीज़ें दोस्तों इनमें लगातार छानबीन जारी है और कुछ भी जो रिपोर्ट मिलती है तो मैं आप सभी लोगों को सूचित करता रहूँगा। बाकी जो भी आरक्षित वर्ग के भाई बहन हो या फिर आप अनारक्षित वर्ग से हो, तो सभी लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, किसी का भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो मैं प्रथम चयन सूची के लिए संभावित कटाव बता रहा हूँ, बस मैं इस उम्मीद पर और इस मतलब एक तरह से मैं संभावना बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि फिर से मेरिट बने, क्योंकि देखिए जो नए अभ्यर्थी आने होंगे तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक बार मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है फिर से मेरिट लिस्ट जारी करना, फिर से उन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाना, कई चीज़ें उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर कुछ परिवर्तन होता है तो, अगर जैसा कि आप लोगों की क्वेरी है दोस्तों, मैं उसके लिए सिर्फ मैं आपको प्रथम चयन सूची के लिए एक सेफ गुणांक, एक सेफ रेंज आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों प्रथम चयन सूची के लिए सेफ गुणांक अब बताने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि प्रथम चयन सूची जारी की जा चुकी है, अब सेकेंड लिस्ट आने की बारी थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। और जो भी मैं सेफ गुणांक बता रहा हूँ दोस्तों, ये केवल और केवल एक अनुमान है और इनमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि देखिए एक बार जब तक जैसे अभी ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा प्राप्तांक पूर्णांक में, तो और भी अभ्यर्थी ज़्यादा बाहर होंगे, 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थी। 68,500 के नहीं है, एनओसी नहीं मिलेगा, एनसीटी अप्रूव लेटर कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह सकते हैं जो बैक पेपर वाले हैं या फिर उनका रिजल्ट बाद में आया, कई तरह की जो फार्म रिजेक्शन होंगे दोस्तों। तो उसकी वजह से मैं लगातार शुरू से कह रहा हूँ कम से कम 30 से 35,000 40,000 ऐसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आप इतनी मेहनत करके इस स्टेज तक पहुँचते हैं, अगर फार्म भरने में त्रुटि हो जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोग कुछ चीज़ें जो होती है ना, आप स्वयं से भी करने की कोशिश किया करिए। सारी चीज़ें जो है किसी बस यूट्यूब का वीडियो देखने से या फिर साइबर कैफ़े जाने से वहीं पे सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। अगर आप लोग मोबाइल लेकर के खुद से भी अगर करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन होते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप लोग शायद उसको बेटर कर पाएंगे और गलती की संभावना बिल्कुल कम से कम होगी। अब दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम चयन सूची के लिए, ठीक है। ओवरलैपिंग, एमआरसी, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। अगर सरकार गलत करती है, किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, सरकार जो भी है उनका पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट क्या है, लेकिन उनके लिए जो सभी लोग एक समान है, सभी के साथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए जो भी चीज़ें हैं पहले से एज यूजुअल होती रहनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के भाई बहन हैं उनका भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन हैं तो उनका भी हित प्रभावित नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो एसटी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थी होंगे, कुछ अगर नए अभ्यर्थी इसमें ऐड होकर के आते हैं, उसके बाद भी संभावना बिल्कुल यही होगी कि इनकी मेरिट कोई प्रभावित नहीं होगी अगर ये लोग पास हैं,
ठीक है, तो सभी लोगों का चयन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एमआरसी की मैंने रेंज रखी है। इस रेंज में अगर होते हैं एमआरसी, मतलब कुछ जनपद जहाँ पे मेरिट कम भी जा सकती है तो वहाँ लो एमआरसी वाले सेलेक्ट होंगे। एमआरसी लो होने का मतलब है कि उस ज़िले की मेरिट कम जाएगी, ठीक है, और जिस ज़िले की मेरिट ज़्यादा रहेगी वहाँ पे एमआरसी की रेंज भी, या कह सकते हैं कि एमआरसी की कट ऑफ भी हाई होगी। एमआरसी दोस्तों मतलब हो गया कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और अनारक्षित वर्ग की सीटों पर फाइट करेंगे, ये मतलब है एमआरसी का। एससी में अगर बात कर लें दोस्तों, पहले भी मैंने 62 प्लस बताया था और मैंने ये भी कहा था कि 61 से लेकर के 62 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और मैंने आप सभी से ये भी कहा था दोस्तों कि अगर एसटी की सीट ऐड हो जाती है तो 59 प्लस वाले भी सेफ हो जाएंगे, लेकिन चूंकि वैसा हुआ नहीं और ना ही अब आगे होने की कोई पॉसिबिलिटी लग रही है। गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है वो क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 61.50 से लेकर के 61.70 इसी के बीच में आपका सेफ गुणांक जा सकता है, अगर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होती है तो, ठीक है। बाकी लो एमआरसी जहाँ जिन ज़िले की कट ऑफ कम जाएगी, मेरिट कम जाएगी, वहाँ पे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे जो यूआर की सीट पे सेलेक्ट होंगे, उनके लिए लो एमआरसी की कट ऑफ ये रहेगी 67.50। और ऐसे ज़िले जहाँ पर मेरिट ज़्यादा रहेगी वहाँ पे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे, आरक्षित वर्ग के और यूआर की सीट पे फाइट करेंगे, उनके लिए सेफ कट ऑफ ये रह सकता है 69.50। अब देखिए दोस्तों, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है इनके लिए 3 कैटेगरी होती है और इनको ऑलरेडी 4% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन 3% ही आरक्षण इनको 69,000 शिक्षक भर्ती में दिया गया है, तो इनकी लगातार मांग होती रही है। इसके अलावा दोस्तों जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनमें जो उनको वर्टिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, ठीक है, एसटी हैं, तो इस वजह से उनके गुणांक में काफ़ी ज़्यादा रेंज, जो अंतर है रेंज है, वो एक लंबी रेंज देखने को मिलती है। जैसे कोई रिजर्व कैटेगरी में एसटी में है तो उनके बहुत कम गुणांक में भी चयन हो गए हैं, और कोई रिजर्व कैटेगरी में है, सॉरी कोई स्पेशल कैटेगरी में है और वो एससी में है या फिर ओबीसी में है, जनरल में आ गए तो उनके लिए गुणांक और भी ज़्यादा चला गया है। तो इस वजह से दोस्तों 65 प्लस वालों का भी चयन कहीं कहीं पर नहीं हुआ है और कहीं कहीं पर 62 प्लस वाले का भी चयन हो चुका है। ऐसे भी अभ्यर्थी मिले हैं दोस्तों, मुझे कम ही मिले हैं, 8-10 ही कमेंट ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी आप सभी के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 62 प्लस 63 प्लस वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है और 65 प्लस अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो सका है, ठीक है। तो इनके लिए जो मैं रेंज है दोस्तों, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग, और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी प्लस रिजर्व कैटेगरी को देखते हुए, स्पेशल कैटेगरी को देखते हुए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी में मैं सेकेंड लिस्ट के लिए भी फुल डिस्कशन कर दूंगा दोस्तों। तो हो सकता है मैं आज या फिर कल एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग से। अब दोस्तों आप लोग आ जाइए ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पास होकर के आए थे और ओबीसी कैटेगरी में ही ज़्यादा मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी हैं जो यूआर की सीट पे फाइट कर चुके हैं, किए हैं। प्रथम जो पहले लिस्ट आपकी जारी हुई थी या फिर अगर फिर से जारी होती है तो उस अवस्था में भी ओबीसी की कैटेगरी ज़्यादा होंगे जो यूआर की सीट पे फाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए जो भी वैकेंसी है 17,500 के आसपास, और अगर 10 से 12,000 अभ्यर्थी अगर यूआर की सीट पे सेलेक्ट हो जाते हैं, उस स्थिति में भी दोस्तों कम से कम 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ओबीसी के कैटेगरी में ज़्यादा अभ्यर्थी पास है और ज़्यादा लोगों का नुकसान भी इनके साथ हो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ और भी है आप लोगों के साथ कि अगर कुछ सीटें और ऐड हो जाती हैं, लेकिन जिसकी संभावना बिल्कुल कम है, सरकार अगर चाहते तो कुछ सीटें ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो सकता है, लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मांग जरूर करते रहिए, हो सकता है कभी न कभी आपकी जो मांग है वो हो सकता है सुन ले सरकार, उनको समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों एक बार इतने मेहनत करके फिर पास होकर के इस स्टेज तक पहुंचना, फिर सेलेक्ट ना हो पाना, फिर वापस से वही काम करना, तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं दोस्तों। बहुत लोगों के साथ, परिवार के साथ भी दिक्कतें होती हैं, लोग कैसे कैसे करके, और विशेष करके जो बहनें हैं और कैसे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ओबीसी की कैटेगरी में जो पहली लिस्ट है, मैं सेकेंड लिस्ट के लिए भी बताऊंगा, अभी जो पहली लिस्ट में है, अगर आप 66.50 से लेकर के 66.80 के रेंज में हैं या फिर इससे ऊपर अगर आपके गुणांक बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है। नए अभ्यर्थी जब ऐड होंगे मैं उसके बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ। बाकी तो इससे कम गुणांक जाना चाहिए था, लेकिन जो भी ओवरलैपिंग एमआरसी जो भी चीज़ें हुई और गुणांक आप लोगों के लिए ज़्यादा ही गया है, तो इससे कम ही गुणांक जाना चाहिए था।
लेकिन अगर सीटें ऐड होती हैं, कुछ और अभ्यर्थी अगर पास होकर के आते हैं, उस स्थिति में आपके लिए सेफ गुणांक यही रहेगा। ठीक है, बाकी एमआरसी के लिए सेम चीज़ें दोस्तों कि जिन जनपदों की मेरिट कम जाती है यूआर की, वहाँ पर लो एमआरसी रहती है, यानी आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का कम गुणांक पर भी चयन हो जाता है। और जिन जनपदों की मेरिट ज़्यादा होती है, वहाँ पे आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो हाई मेरिट वाले गुणांक वाले होते हैं, उनका ही चयन वहाँ पे हो पाता है। अब दोस्तों बात करेंगे अन्य रिजर्व कैटेगरी और एमआरसी। एमआरसी देखिए अलग से नहीं है, बस एमआरसी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी है सभी में एमआरसी होते हैं और सभी लोग अनारक्षित वर्ग की सीटों पर फाइट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के लिए जो भी सीटें होती हैं ना, तो अनारक्षित वर्ग के जो भी भाई बहन होते हैं, आप लोगों के लिए गुणांक हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की भी जो डिमांड होती है कि हमारे लिए गुणांक ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी बात अपने जगह पे सही है दोस्तों। बाकी जो सीटें जिस तरह से बंटवारा की जाती हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, उसी हिसाब से ओवरलैपिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर सीटें ऐड होती हैं, कुछ अभ्यर्थी और पास होकर के अगर आते हैं, नई मेरिट लिस्ट बनती है, उस स्थिति में दोस्तों कम से कम 67.50, इससे अगर ज़्यादा अगर आपके गुणांक बनेंगे तो ही आप लोग सेफ हो सकते हैं। इनसे कम गुणांक वाले, मैं इसको बिल्कुल कम से कम 67, इससे कम पे आप चांस नहीं बता सकते हैं। सेकंड लिस्ट के लिए कम से कम 2 से 3 गुणांक कम रहने की संभावना है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सेकंड लिस्ट के लिए जो एनालिसिस है मेरी। बाकी दोस्तों एमआरसी ये रिजर्व कैटेगरी की होती है जो यूआर की सीट पे फाइट करते हैं, इनका यूआर से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग आपके अच्छे गुणांक होते हैं, ठीक है, और मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके कंपैरिजन में आपके गुणांक अच्छे होते हैं, तो आपका भी चयन होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे द्वितीय चयन सूची की। दोस्तों अगर ये पहली काउंसलिंग अगर आपकी समाप्त हो गई होती 6 तारीख तक, तो मैंने बिल्कुल उम्मीद जताई थी कि 10 से 12 जून तक हो सकता है सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी जाए, क्योंकि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कराने के मूड में है और एक नई भर्ती भी जल्द से जल्द निकालने की, उसके विज्ञापन भी आने की संभावना पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग है और भी कुछ आयोग के साथ उनकी मीटिंग चली है और वे चाहते हैं कि जो भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं उनको निकाला जाए। ठीक है, और किसी भी तरह से जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लोगों का समय ख़राब होता है, तो ये सब चीज़ें। तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग भी दोस्तों बहुत जल्द होगी। अगर पहले लिस्ट अगर आपकी या फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि नहीं, जो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी है स्टेप पर अंतरिम राहत मिल जाता है डबल बेंच में सरकार को, तो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी जो पहली लिस्ट की काउंसलिंग है वो प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद फिर सेकेंड लिस्ट भी आपकी बहुत जल्द जारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ें पहले लिस्ट के लिए मैंने बताया बिल्कुल आपकी सेम चीज़ें वहीं भी यहाँ पर भी रहेंगी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एसटी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों इनके लिए जो भी सीटें रिक्त बचेंगी वो सीटें एक्स्ट्रा होंगी, क्योंकि पास अभ्यर्थी ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सेफ है कौन सेफ नहीं इसका मैटर ही नहीं है। जो सीटें रिक्त बचेंगी उन सीटों को अगर आगे फॉरवर्ड किया जाता है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ताकि वहाँ पे सबको मौका मिले, या फिर जो एसटी की सीटें होती हैं एससी को दी जाती हैं, जैसा कि जियो में होता है, जियो में है इनके। ठीक है, तो उस हिसाब से फ़ायदा मिलता है आगे के लिए जो भी है। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनके लिए ज़्यादा गुणांक डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनके ऑलरेडी जो पास अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो भी रिक्त पद थे, और ज़्यादा इनकी सीटें रिक्त होने की भी संभावना कम है। इस वजह से दोस्तों 61.50 से लेकर के 64.50 तक आपके लिए सेफ गुणांक रह सकता है। अब इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस हिसाब से आप अपने अपने गुणांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, पहले लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों के लिए सेफ गुणांक के साथ। आप में जो 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, ओएच की और जो भी 3 कैटेगरी होती है ना, तीनों के लिए मैं अलग अलग सेफ गुणांक बता दूंगा, क्योंकि तीनों के लिए रिक्त सीटों की संख्या में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है और पास अभ्यर्थियों की संख्या में भी अंतर है वहाँ पर। बाकी दोस्तों जो एमआरसी होंगे रिजर्व कैटेगरी से 64.50 ये लो एमआरसी रह सकता है, यानी जिन जिलों की मेरिट कम जाएगी, जहाँ पर लो एमआरसी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के यूआर की सीट पे फाइट करेंगे, सेलेक्ट होंगे, उनके लिए सेफ गुणांक 64.50 कम से कम रह सकता है। और जिन जिलों की मेरिट ज़्यादा जाएगी तो उनके लिए सेफ गुणांक 67.50 भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जब जिला वरीयता क्रमांक भरा जा रहा था, मैंने उस टाइम पे काफ़ी डिस्कस करने की कोशिश की थी आप सभी लोगों के साथ में, और मैंने ये भी कहा था कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोग अपने सेफ गुणांक को देखते हुए कम से कम ऐसे जनपद का ज़रूर चुनाव करें, अपने वरीयता क्रम में ज़रूर उनको स्थान दें पहले या दूसरे स्थान पर, जहाँ पर मेरिट कम रहने की संभावना है। बाकी जो लोग सेफ जोन में थे तो उन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई होगी।
कुछ ऐसे भी 1-2 ज़िले होते हैं, जैसे आपका जौनपुर हो गया, वाराणसी हो गया और भी आगरा हो गया। कुछ 3-4-5 ज़िले ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर मेरिट 19 से ज़्यादा चली जाती है। तो ऐसे ज़िलों के लिए जिन्होंने अपने गृह जनपद सेफ गुणांक होने के बावजूद भी गृह जनपद का चुनाव किया था, तो उन्हें गृह जनपद बहुत लोगों को नहीं भी मिला है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एससी कैटेगरी में सेकंड लिस्ट में दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से 58.50 के ऊपर जितने भी लोग होंगे सभी लोग सेफ़ हो सकते हैं, और 59.10 प्लस अगर आप हैं तो आप लोग पूरी तरह से अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। ठीक है, आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं सेकंड लिस्ट में चयन के लिए। एमआरसी की बात करें दोस्तों, तो एमआरसी अब एससी कैटेगरी में नहीं होंगे, क्योंकि जो एससी कैटेगरी में एमआरसी होंगे वो ऑलरेडी पहली लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो सेकंड लिस्ट में इनकी संख्या बिल्कुल न के बराबर होती है या फिर बहुत कम होगी। तो इस वजह से जो भी अभ्यर्थी होंगे एससी के जो रिक्त सीटें होंगी एससी की कैटेगरी पे वो लोग फाइट कराए जाएंगे, उतने लोगों को बुलाया जाएगा सेकंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए। तो ये हो गया आपके लिए सेफ गुणांक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी की कैटेगरी में दोस्तों पहली लिस्ट के बाद कम से कम 60,000 अभ्यर्थी, कम से कम मेरे हिसाब से कम 60,000 अभ्यर्थी, या मैं ये कह लूँ कि कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के दुर्भाग्यवश कुछ गलती हो गई है, या फिर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं ओबीसी में जो 68,500 वाले होंगे। तो 60,000 में से आप 10,000 और निकाल दीजिए, तभी भी कम से कम 50,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सेकेंड लिस्ट का वेट करेंगे। अब इस 50,000 अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों कितनी सीटें रिक्त रह सकती हैं, और इनमें भी एमआरसी 100% होंगे। एमआरसी कैंडिडेट कम से कम आप 10,000 इसमें और मान लीजिए आप। अब उन 10,000 में से कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है सेकेंड लिस्ट की यूआर की सीटों पर, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो यूआर की सीटें यूआर के अभ्यर्थी बचेंगे उनकी मेरिट कितनी जाती है, और अगर वही चीज़ें फिर से की जाती हैं एमआरसी ओवरलैपिंग वाला, तो फिर वहाँ पे फिर देखने वाली बात होगी कि जो जनपद वाइज जो कह सकते हैं जो जिला वरीयता क्रमांक है, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है कि फिर कम ही अभ्यर्थी हों ओबीसी के जो यूआर की सीटों पर फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों एमआरसी की अगर रेंज रखेंगे हम तो अब बिल्कुल वही रेंज हो सकती है कि 64.50 से लेकर के 67.50 तक। अगर इसके बीच में आपके गुणांक हैं तो जिलेवार आप लोगों के लिए जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी में अनारक्षित वर्ग की सीटों के लिए कम से कम आपके इतने गुणांक होने चाहिए। ठीक है, और अपनी कैटेगरी में अपने कैटेगरी में आपके लिए सेफ गुणांक 63.50 से लेकर के 64.10 तक रह सकता है। यानी अगर 63.50 प्लस अगर आपके हैं तो आप लोग सेफ हो सकते हैं बिल्कुल 95% तक, और अगर आपके 64.10 है प्लस हैं, इसके ऊपर अगर गुणांक आपके बन रहे हैं, सेकेंड लिस्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो पूरी दोस्तों चांस है आपके कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों संभावना ये होगी कि जो भी सीटें रिक्त बचेंगी कम से कम 20,000 के आसपास सीटें रिक्त रह सकती हैं, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम की संभावना बहुत कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों 20,000 प्लस सीटें रिक्त बचेंगी पहले लिस्ट के बाद, क्योंकि 68,500 के कम से कम 10 से 12,000 अभ्यर्थी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, प्लस और भी जो रीजन है वैलिड रीजन कह लीजिए या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो संशोधन का मौका नहीं मिला उस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं। इस वजह से दोस्तों कम से कम 20,000 प्लस सीटें रिक्त बच सकती हैं, और उनमें कम से कम 8 से 10,000 सीटें, या कह सकते हैं 7 से 8,000 सीटें हो सकता है यूआर कैटेगरी के लिए बचे, और इतनी ही सीटें लगभग जो है ओबीसी की कैटेगरी की भी बची रह सकती हैं। भले ही दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन आप 17-18,000 मान के चलिए उनकी कैटेगरी में, फिर भी सीटें रिक्त बचेंगी। अब वो कैसे बचेंगी दोस्तों ये आगे मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, तो कम से कम 6 से 7,000 सीटें ओबीसी की बच सकती हैं, और कम से कम 7 से 8,000 सीटें यूआर कैटेगरी की बच सकती हैं। ठीक है, एससी की भी कुछ सीटें बच सकती हैं, 2 से 3,000 सीटें बच सकती हैं एससी की भी, एसटी की, और प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की, तो देखने वाली बात होगी कि उनकी सीटें कहाँ पर एडजस्ट की जाती हैं, उनकी सीटों को समायोजन किया जाता है कि नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा वो क्या करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के लिए। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो एमआरसी की रेंज होती है दोस्तों उससे थोड़ा सा 0.10 या फिर 0.20 या पॉइंट में ही कुछ कम हो सकता है सेफ गुणांक जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे। अदरवाइज जो एमआरसी की रेंज होती है, जो एमआरसी की मेरिट होती है आपके अपने जनपद में, तो उतनी मेरिट कम से कम आपकी अगर है, अगर उतना सेफ उतना गुणांक अगर आपका है तो ही आप लोग सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 64.40 अगर प्लस है अगर आपका, तो आप लोग अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। 64.60 प्लस अगर आप हैं तो
मेरे अकॉर्डिंग टू मी तो आप लोगों का संभवतः सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 65+ तो वैसे भी मैंने पहले बताया था आप सभी को कि 65+ अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में तो आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं, और ओबीसी कैटेगरी में अगर 64+ है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो आपके गुणांक डेटा मिलते रहते हैं दोस्तों, उसके आधार पर मैंने ये रेंज आपके लिए बनाया है सेफ़ गुणांक का। अगर इस रेंज में है या फिर इसके ऊपर अगर गुणांक आपके हैं तो आप लोग अपने आप को पूरी तरह से सेफ़ मान सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूं कि इस गुणांक से जिन अभ्यर्थियों के कम गुणांक होंगे, तो मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल कह दे रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि जो आपका कहते हैं जो स्ट्रगल आपकी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, आपकी शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, जहाँ से आप फेल्योर होते हैं। अगर आपको चांस मिलता है आगे 3rd काउंसलिंग में, 4th काउंसलिंग में, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अगर चांस नहीं भी मिलता है तो आप कोशिश करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पर पत्र सब तैयार रखिए। ठीक है, और आगे कहीं ना कहीं भी आपका भी चयन होगा, नई भर्ती आएगी या जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल आप सभी के लिए इतनी जानकारी है, इतनी चीज़ें थी सेफ गुणांक को लेकर के। और भी कुछ अपडेट है, लेकिन वो अपडेट मैं आपको बाद में दे दूँगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा रहा दोस्तों यहाँ पर, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं।